अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पैथोलॉजी का चैप्टर 2 सेल इंजरी, सेल डेथ एंड एडेप्टेशन शुरू करने लगे हैं। अब देखें, ये चैप्टर पैथोलॉजी की बेसिक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन बॉडी की डिजीजेस हमेशा सेल लेवल से शुरू होती हैं। तो पहला सवाल ये बनता है, सेल इंजरी होता क्यों है? यानी एक नॉर्मल सेल अपनी होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है, अचानक इसके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो डैमेज शुरू हो जाता है? अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। 1, सेल अडेप्टेशन करेगा, यानी वो खुद को बदल के सर्वाइव कर लेगा। जी, सेल इंजरी इतनी सीवियर हो जाए कि वो सेल डेथ में कन्वर्ट हो जाए। यानी बेसिकली पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है 3 अल्फाज के इर्द गिर्द: इंजरी, अडेप्टेशन, डेथ। पैथोलॉजी वह साइंस है जो हमें यह समझाती है कि बीमारी क्यों होती है, और जब बीमारी होती है तो सेल, टिश्यू और ऑर्गन में क्या तब्दीलियां आती हैं, और यही तब्दीलियां आगे जाके पेशेंट में साइंस और सिम्टम्स की शक्ल में जाहिर होती हैं। यानी पेशेंट के सर में दर्द है, बुखार है या कोई और अलामत है, उसके पीछे असल कहानी सेल और टिश्यू की है। पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो डिजीज की कॉजेज और उनकी वजह से होने वाली सेल, टिश्यू, ऑर्गन चेंजेस को स्टडी करता है, और यही चेंजेस आगे चलकर पेशेंट में साइंस और सिम्टम्स की शक्ल में जाहिर होते हैं। यानी पेशेंट आपको कंप्लेन करता है, लेकिन इसके पीछे असल कहानी सेल और टिश्यू की है, और यही पैथोलॉजी पढ़ाती है। इंपॉर्टेंट टर्म्स: ईटियोलॉजी मतलब डिजीज की वजह, ये डिजीज को स्टार्ट करने और प्रोग्रेस कराने वाले फैक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ये कभी एक सिंगल कॉज से नहीं होते, बल्कि जेनेटिक ससेप्टिबिलिटीज, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स दोनों मिलकर डिजीज को जन्म देते हैं। यानी ईटियोलॉजी सिंपल अल्फाज में डिजीज क्यों स्टार्ट होती है। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस मतलब डिजीज का मैकेनिज्म, डिजीज कैसे डेवलप होती है। ये सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल पर होने वाली वो तब्दीलियां हैं जो आखिरकार टिश्यू और ऑर्गन की स्ट्रक्चर और फंक्शन को खराब कर देती हैं। यानी इटियोलॉजी बताती है व्हाई डिजीज अकर्स, और पैथोजेनेसिस बताती है हाउ डिजीज डेवलप्स। व्हाई इंपॉर्टेंट? अब सवाल यह है कि इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस पढ़ने का फायदा क्या है। सिंपल, डिजीज को समझने का मतलब है रैशनल ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पॉसिबल है। यानी पैथोलॉजी न सिर्फ डिजीज एक्सप्लेन करती है, बल्कि डॉक्टर को पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट चूज करने में भी गाइड करती है। रोल ऑफ पैथोलॉजिस्ट्स: क्लिनिकल प्रैक्टिस में पैथोलॉजिस्ट क्या करता है? वो ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखता है, सेल्स, टिश्यूज, ब्लड और यूरिन जैसे फ्लूइड्स में बायोकेमिकल अल्टरेशंस चेक करता है। मॉडर्न टूल्स, मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स यूज करता है ताकि पता चले कि सेल या टिश्यू में कौन से बायोकेमिकल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आए हैं। ये सब चेंजेस डिजीज के असल मैकेनिज्म को रिवील करते हैं। तो बच्चों, पैथोलॉजी को हमेशा यूं याद रखो: ईटियोलॉजी, व्हाई डिजीज स्टार्ट्स; पैथोजेनेसिस, हाउ डिजीज प्रोग्रेसेस। यही बुनियाद है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की, और यही रीजन है कि पैथोलॉजी को मेडिसिन की साइंटिफिक फाउंडेशन कहा जाता है। अगले टॉपिक्स में हम देखेंगे कि सेल्स डिफरेंट स्ट्रेसेस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, कभी अडेप्ट करते हैं, कभी इंजर्ड होते हैं, और कभी मर जाते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस एंड नॉक्शियस स्टिमुलाई। आज हम देखेंगे कि जब सेल पर स्ट्रेस आता है या कोई हार्मफुल स्टिमुलस लगता है तो वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं। याद रखें बच्चों, सेल कोई डेड स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक एक्टिव लिविंग यूनिट है जो अपने एनवायरनमेंट के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करता रहता है। होम्योस्टेसिस: नॉर्मल हालत में सेल का अंदरूनी माहौल यानी इंट्रासेल्युलर मिलियू बहुत टाइटली रेगुलेट होता है। इस स्टेबल बैलेंस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। यानी सब कुछ नॉर्मल बैलेंस में, जैसे गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग परफेक्ट हो। एडेप्टेशन: अब अगर सेल पर कोई स्ट्रेस आए तो वो फौरन ब्रेक डाउन नहीं होता। सेल कोशिश करता है एडेप्टेशन की, एक नई स्टेडी स्टेट अचीव करने की। एग्जाम्पल, हार्ट में इंक्रीज्ड वर्कलोड सेल्स हाइपरट्रोफी कर लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर न्यूट्रिएंट्स कम हैं, सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी एडजस्ट कर लेता है। यानी सेल कहता है चलो कुछ तब्दीली कर लेते हैं ताकि जिंदा रह सकें। सेल इंजरी: लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो या हार्मफुल हो या बहुत जल्दी आ जाए तो फिर सेल की एडेप्टेशन फेल हो जाती है। अब सीन स्टार्ट होता है सेल इंजरी का। सेल इंजरी दो किस्म की हो सकती है। रिवर्सिबल इंजरी: अगर स्ट्रेस माइल्ड है और टाइम पर हटा लिया जाए तो सेल वापस नॉर्मल हो सकता है। इरिवर्सिबल इंजरी: अगर स्ट्रेस सिवियर, परसिस्टेंट या सडन हो तो फिर सेल मर जाता है। सेल डेथ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यही डिजीज की एवोल्यूशन की जड़ है।
सेल डेथ कई वजूहात से हो सकती है। इस्कीमिया यानी ब्लड सप्लाई का बंद होना, इन्फेक्शंस, टॉक्सिन्स, इम्यून रिएक्शंस। लेकिन याद रखें, सेल डेथ हमेशा बड़ा नहीं है। ये नॉर्मल प्रोसेस भी है, जिससे एम्ब्रियोजेनेसिस में ऑर्गन्स बन रहे हैं या टिश्यू होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रहा है। स्कोप ऑफ चैप्टर तो बच्चों, ये चैप्टर बेसिकली 3 बड़े टॉपिक्स कवर करेगा। पहला, causes, mechanisms और consequences of cell injury, यानी reversible injury और cell death. दूसरा, cellular adaptations to stress, जैसे hypertrophy, hyperplasia, atrophy, metaplasia. तीसरा, door processes, intracellular accumulations, abnormal substances deposit होना और cell aging. यानी एक मुकम्मल कहानी, cell stress में क्या करता है, adapt करता है, injured होता है या मर जाता है. Exam tip MCQs में ये points बार बार आते हैं. Define homeostasis. Difference between reversible and irreversible injury. Causes of cell death. Ischemia, toxins, infections, immune reactions. Physiological versus pathological role of cell death. Long question. Discuss overview of cellular responses to stress with examples. Students, याद रखें damage to cells ही basis है तमाम diseases की. इसलिए अगर आपको cell responses clear हैं, तो पूरी pathology आपको आसान लगेगी. Causes of cell injury. Intro. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने सीखा कि जब सेल पर स्ट्रेस आता है तो वो कभी अडेप्ट करता है और कभी इंजर्ड या डेड हो जाता है। अब सवाल ये है, सेल को इंजरी होती क्यों है, यानी कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। ये वो हिस्सा है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में रोज सामने आता है। हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया सबसे कॉमन कॉज है। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन डिफिशिएंसी और इसका सबसे बड़ा सबब है इस्कीमिया यानी ब्लड सप्लाई कम हो जाना। Example, arterial obstruction, tissue oxygen और nutrients दोनों कम हो गए, metabolites जमा हो गए, cell injury. लेकिन हाइपोक्सिया सिर्फ इस्कीमिया से नहीं आता। लंग्स के डिजीजेस, ऑक्सीजनेशन पुअर, एनीमिया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम, CO पॉइजनिंग, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुंचता, यानी जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां सेल को डैमेज होना फिक्स है। 2. टॉक्सिन्स। दूसरी बड़ी कैटेगरी है टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स हमारे इर्द गिर्द रोजाना मौजूद हैं। एयर पोल्यूटेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, सिगरेट स्मोक, एस्बेस्टस, अल्कोहल, एथेनॉल। ड्रग्स अगर ओवरडोज या गलत इस्तेमाल हो। एग्जाम टिप, हता के इनॉक्यूअस सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर भी ज्यादा मकदार में टॉक्सिक हो सकते हैं। 3. इन्फेक्शियस एजेंट्स। तीसरी कैटेगरी है इन्फेक्शियस एजेंट्स यानी पैथोजेंस, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ। ये सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सेल्स को इंजर करते हैं। मैकेनिज्म्स हम आगे माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस। अब एक इंटरेस्टिंग बात, हमारा इम्यून सिस्टम हमें बचाता भी है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। एग्जाम्पल्स, ऑटो इम्यून डिजीजेस, इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यू पर हमला करता है। Allergic reactions, environmental substances per exaggerated response. Excessive chronic immune response, long-term inflammation, tissue injury. यानी कभी कभी डिजीज का कल्प्रिट एक्सटर्नल एजेंट नहीं बल्कि हमारा अपना इम्यून रिस्पॉन्स होता है। 5. जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। नेक्स्ट कॉज है जेनेटिक डिफेक्ट्स। ये बहुत वैरायटी शो करते हैं। मेजर कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस, डाउन सिंड्रोम, सटल सिंगल जीन डिफेक्ट, सिकल सेल एनीमिया। मैकेनिज्म क्या होता है? Deficiency of functional proteins, enzyme deficiency, metabolic disorders, accumulation of misfolded proteins या damaged DNA जो आखिरकार cell death trigger करते हैं। 6. Nutritional imbalances. Nutrition भी दोनों extremes में cell injury cause कर सकता है। Deficiency, protein, calorie malnutrition, vitamin deficiencies. Excess, obesity, diabetes mellitus type 2, atherosclerosis वगैरह, यानी less हो या more दोनों खतरनाक हैं। 7. Physical agents. अब आते हैं फिजिकल एजेंट्स पर। ट्रॉमा, इंजरी, एक्सीडेंट्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर, बर्न्स, फ्रॉस्टबाइट, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक शॉक, सडन एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस, डाइविंग, फ्लाइंग, ये सब डायरेक्ट टिश्यू डैमेज करते हैं। 8. एजिंग। आखिर में है एजिंग। एजिंग में सेल्स की सेनेसेंस हो जाती है, यानी स्ट्रेस का जवाब देने की सलाहियत कम हो जाती है। आखिरकार यही डिमिनिश्ड रिस्पॉन्स सेल डेथ और फिर ऑर्गेनिज्मल डेथ तक ले जाता है। कंक्लूजन। So students, याद रखें, hypoxia, ischemia, toxins, infectious agents, immunologic reactions, genetic abnormalities, nutritional imbalances, physical agents, aging, ये हैं वो major causes of cell injury जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।